Good morning, all of you. A quick recap. Polysaccharides will have two types of polymers, homopolymer and heteropolymer. Examples बताए थे आपको homopolymer के cellulose, starch and chitin is also a homopolymer. Heteropolymer का example बताया था आपको inulin, right? Okay. अब monosaccharides एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ेंगे? Which bond is present in the monosaccharide? Acid, glycosidic acid. Glycosidic. वेरी गुड कार्तिक, इट इज ग्लाइकोसाइडिक एसिड बॉन्ड. और ये जो पॉलीसेक्राइड बनेगा उसका एक एंड रेड्यूसिंग रहेगा, दूसरा एंड नॉन रेड्यूसिंग रहेगा, बिकॉज उसका CHO aldehyde ग्रुप इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. ओके, आगे बढ़ेंगे अभी. सो इफ यू सी स्टार्च इज अ पॉलीमर, होमोपॉलीमर टू बी स्पेसिफिक. एक बार बॉन्डिंग बन के चेन बन गई तो ये हो गया आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा. सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? हेलिकल स्ट्रक्चर. हाँ बोलो कृष्णा. मैम ये ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड है या हेटेरो? बेटा ग्लाइकोजन होमोपॉलीसैकेराइड है, सिर्फ ग्लूकोज का बना है. ओके मैम. यहाँ पे है ना ये गलती है, ये जो काइटिन को हेटेरोपॉलीमर दिया है ना, ये एक्चुअली होमोपॉलीमर है. ओके, बाकी सब कुछ स्लाइड में सही है. ठीक है. स्टार्च फॉर्म्स अ हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर. देखो ये आपके मोनोमर्स थे जो मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रही हूं. फिर हमने ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाया तो ये पॉलीमर बन गया. अब ये जो पॉलीमर है ये वापस इस तरीके से फोल्ड होने वाला है. तो ये जो फोल्ड होके हेलिकल स्ट्रक्चर बना, हेलिक्स इज समथिंग विच गोज राउंड एंड राउंड. तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर बना इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर और ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर. समझ में आई ये बात आपको? Yes. ओके. अब प्राइमरी स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर के बीच में फर्क क्या है वो भी देख लो. सो स्टार्च can hold iodine molecules in helical portion and form blue color, but cellulose does not contain complex helices and cannot hold iodine. अच्छा मुझे बताओ, बचपन में आपको केमिस्ट्री लैब में ले जाके कभी टेस्ट करवाया स्टार्च प्लस आयोडीन का? किया है? हाउ मेनी पीपल हैव डन इट? 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आता है ये स्टार्च. स्टार्च के लिए हम क्या करेंगे? चावल ले सकते हो, ब्रेड ले सकते हो, दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ स्टार्च. पटेटो ले सकते हो आप. तो किसी भी स्टार्च का सोर्स ले लो, पटेटो, ब्रेड, मैदा, आटा, कुछ भी ले लो, और उसमें आप आयोडीन ऐड करोगे. आयोडीन येलो कलर का लिक्विड होता है. जैसे ही आप स्टार्च में आयोडीन डालोगे आपको क्या मिलेगा? आपको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा. ये एक्सपेरिमेंट किया है आपने कभी लैब में? ओके, अगर नहीं भी किया है बाद में आप वीडियोस देख लेना उसके, मैं अभी नहीं दिखा रही हूं. सो ये स्टार्च का कंफर्मेटरी टेस्ट है. स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर. स्टार्च व्हाइट कलर का होता है, आयोडीन येलो कलर का होता है. जैसे ही आप दोनों को मिक्स करोगे आपको बहुत डार्क ब्लू कलर, इतना डार्क ब्लू कि वो ब्लैक दिखता है, वैसा कलर मिलेगा. तो ये कलर आपको क्यों दिखता है? ये तो हमने फिजिकल चेंज देखा कि जो व्हाइट था वो ब्लू ब्लैक हो गया. केमिकली क्या हो रहा है? केमिकली स्टार्च का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रहा है. क्योंकि वो आयोडीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर रहा है, इट इज गिविंग यू ब्लू ब्लैक कलर. ठीक है. बट इफ यू टेक सेल्यूलोज इंस्टेड ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज. अच्छा मुझे बताइए सेल्यूलोज कहाँ मिलेगा? आप कोई भी प्लांट मटेरियल ले सकते हैं सेल्यूलोज के लिए. स्पिनच, पालक ले सकते हैं. इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ सेल्यूलोज बिकॉज इट इज लीफ. तो सेल्यूलोज में जब हम आयोडीन डालते हैं तो हमको ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलता है. ठीक है, स्टार्च में मिलता है, सेल्यूलोज में नहीं मिलता है. अब आप केमिकली देखो, स्टार्च और सेल्यूलोज दोनों
किसके बने हुए हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज के ही बने हुए हैं। बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मोनोमर्स, लेकिन फिर भी वन ऑफ देम इज गिविंग वन केमिकल टेस्ट, द अदर वन इज नॉट गिविंग द केमिकल टेस्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि दोनों के प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो सेल्यूलोज में प्रेजेंट नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर इट इज एक्चुअली अ प्लेनर शीट। आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ स्ट्रक्चर, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पर आपको इतनी बात याद रखनी है कि जो हेलिकल स्ट्रक्चर स्टार्च में प्रेजेंट है वो हेलिकल स्ट्रक्चर सेल्यूलोज में प्रेजेंट नहीं है। तो सिर्फ मोनोमर की बात नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑल्सो विल प्ले अ रोल इन सम पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आ गई ये बात आपको? फिर से समझा देती हूं। स्टार्च प्लस आयोडीन गिव्स यू ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि उसके पास एक हेलिकल ऑर्गेनाइजेशन है। सेल्यूलोज प्लस आयोडीन डज नॉट गिव यू अ ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अभी तक हम बात कर रहे थे सिंपल पॉलीसेकेराइड्स की, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की। एग्जाम्पल देख लो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के। सेल्यूलोज हमने ऑलरेडी बोला है, बहुत सारी बार हमने डिस्कस किया। सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट है। किसका बना हुआ है? ग्लूकोज का बना हुआ है। बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब देखो ये बॉन्ड के भी टाइप्स होते हैं, अल्फा 1,4 होता है, अल्फा 1,6 होता है। अगर आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स हैं तो ही मैं पढ़ाऊंगी, वरना ये स्ट्रक्चर्स की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट आप इतना समझ लीजिए कि जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं प्लांट सेल वॉल का सेल्यूलोज, जो कि पेपर में भी होता है, कॉटन फाइबर में भी होता है। ऑल द प्लांट प्रोडक्ट्स विल हैव सेल्यूलोज। और दूसरा है एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल्स। इसका नाम है, एक्चुअली द प्रेजेंटेशन इज नॉट अप टू द मार्क, पर हमने कल के लेक्चर में काइटिन की बात की थी। डू यू रिमेम्बर काइटिन? Yes, ma'am. अच्छा, यस मैम। किसका बना हुआ था ये काइटिन? N-acetyl glucosamine. Okay, it is not galactosamine, it is N-acetyl glucosamine. तो अब यहाँ पे जो मोनोमर है वो अकेला ग्लूकोज नहीं है, इट इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड शुगर, केमिकली मॉडिफाइड शुगर। मॉडिफाइड शुगर का मतलब क्या हो गया? मॉडिफाइड शुगर का मतलब ग्लूकोज के अलावा उसमें एक अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ग्लूकोज अमाइन। ये अमाइन ग्रुप ग्लूकोज को कैसे अटैच्ड है? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। तो और दूसरा क्या प्रेजेंट है उसमें? और उसमें एक एसिटाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो मोनोमर है वो मोनोमर को हम बोलेंगे केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स, और इस तरह के मोनोमर से जो पॉलीमर बना है उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। आया समझ में आपको? यस मैम। तो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल हो जाएगा काइटिन, जिसका मोनोमर है N-acetyl glucosamine, और ये कहाँ प्रेजेंट है? दिस इज प्रेजेंट एज एक्सोस्केलेटन ऑफ एनिमल्स। आपने एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ा हुआ है, मुझे बताइए कौन से एनिमल्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है? क्रैब्स, क्रैब्स, आर्थ्रोपॉड्स ग्रुप। वेरी गुड। आर्थ्रोपोड्स में एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस, जिसके एग्जाम्पल हैं क्रैब्स, प्रॉन्स, लॉबस्टर्स। अगर आपने देखे होंगे ये एनिमल्स, तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, इट इज नॉट अ शेल। ठीक है, शेल तो अलग है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो एक्सोस्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, विच इज एन एग्जाम्पल स्पाइडर ऑफ। में भी होगा ना हमारा? क्या बोल रहे हो कार्तिक? स्पाइडर में भी होगा ना? स्पाइडर में भी होगा, इनफैक्ट कॉकरोच में भी होगा। Okay, so all of them will have it. So that is about complex polysaccharide. वापस से बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, जो हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है।
अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप आंसर दीजिए, सबको आता है ये अच्छे से। मुझे बताओ, विच आर द 2 न्यूक्लिक एसिड्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? DNA and RNA. DNA and RNA. वेरी गुड, डीएनए DNA एंड and RNA. करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। डीएनए किसका बना हुआ है? व्हाट इज द बेसिक मॉलिक्यूल? Genes. पॉलीन्यूक्लियल चेन से। Deoxyribose sugar. करेक्ट, Deoxyribose sugar. डीएनए में डीऑक्सीराइबोस Deoxyribose शुगर और आरएनए में क्या प्रेजेंट है? Ribose sugar. sugar. Ribose sugar. प्रेजेंट है। अच्छा, डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है? A, G, C, and T. Adenine, guanine, Guanine, cytosine, thymine. cytosine, करेक्ट, वंडरफुल। आरएनए में थाइमीन की जगह क्या प्रेजेंट Uracil है? only. uracil. प्रेजेंट। ओके, अब आपने मुझे अभी बताया कि न्यूक्लिक एसिड्स बने हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। सो न्यूक्लिक एसिड्स आर बेसिकली पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड किसके बने हैं? Nucleosides plus inorganic Nucleoside and phosphate. phosphate. वेरी गुड, न्यूक्लियोटाइड बने हैं न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट के। तो न्यूक्लियोसाइड किसका बना है? Pentose sugar and nitrogenous base. परफेक्ट, Nitrogenous base blend pentose sugar. परफेक्ट, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर। और नाइट्रोजनस बेस डीएनए में कौन से हैं? अगेन द सेम क्वेश्चन। Adenine, guanine, Adenine, cytosine, guanine, thymine. cytosine and thymine. परफेक्ट, आरएनए में कौन से हैं? Uracil. Adenine, guanine, cytosine, and uracil. अच्छा, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? विच इज द बॉन्ड दैट इज जॉइनिंग देम? Ester bond. एस्टर। एक स्पेसिफिक नाम है वो एस्टर बॉन्ड का। एस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच में है? शुगर और फॉस्फेट के बीच में है, Yes. क्योंकि वो शुगर और फॉस्फेट के बीच में है। Phosphoglycil. या से इट, हरिप्रिया, द आंसर वाज करेक्ट। Phosphoglycil. फॉस्फो व्हाट? Phosphodiester bond. Diester. करेक्ट, इट इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्योंकि फॉस्फेट इन्वॉल्व है इसलिए फॉस्फो, और क्योंकि 2 एस्टर लिंकेजेस बन रहे हैं, एक यहां बन रहा है एक यहां बन रहा है, तो क्योंकि 2 एस्टर लिंकेजेस बन रहे हैं डाई, तो ये बॉन्ड का स्पेसिफिक नेम क्या हो जाएगा? सब लोगों को बोलना है। Phosphodiester bond. Phosphodiester bond. Phosphor. ओके, चलो इतना तो सबको रट गया है। अब यहाँ पे देखो, न्यूक्लिक एसिड्स का सिंपल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये क्या है? ये हेलिक्स दिख रहा है आपको। हमने बोला था ना कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो गया एक स्ट्रैंड और ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड। दूसरे स्ट्रैंड के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। सो दिस इज अनदर स्ट्रैंड। अच्छा, ये दोनों स्ट्रैंड सेम है या डिफरेंट है? Different. वेरी गुड, दे आर डिफरेंट। व्हाट इज द डिफरेंस? जो डिफरेंस यहाँ डायग्राम में दिख रहा है वो क्या है? पोलैरिटी अलग है स्ट्रैंड की। आप देखो यहाँ पे 5 प्राइम एंड है और यहाँ पे 3 प्राइम एंड है ना? तो ये वाली जो पिंक स्ट्रैंड है जहां पे इसका 5 प्राइम एंड है, उसके सामने ब्लू वाली स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड है। व्हाट इज दिस 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड? याद करो, समझाया था मैंने। Ma'am, carbon. हाँ, कार्बन का क्या? Ma'am, in this 5 prime end में 5 carbons present है और You are near to the answer, but this is not the answer. Anybody else? ग्रीष्मा, बेटा आप समझाना चाहते हो what is 5 prime end and 3 prime end? ग्रीष्मा, हरिप्रिया, हिमाद्री। क्या मैम? My question is 5 prime end का मतलब क्या है?
ओके चलो मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ये क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल क्योंकि राइबोज है, इसमें कितने कार्बन्स होंगे? 5 कार्बन्स। करेक्ट, 5 5 carbon. कार्बन्स होंगे, ठीक है। अब मैं ये 5 कार्बन का नंबरिंग करती हूँ। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है तो कौन से कार्बन्स उसमें इंक्लूडेड है? एक तो 5th कार्बन है और दूसरा 3rd कार्बन है। आपने देखा, देखो ये 5th कार्बन फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसका 5th कार्बन इसके 3rd कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इतना क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका 5th कार्बन इन्वॉल्व है तो इसका 3rd कार्बन इन्वॉल्व है। अब कौन सा वाला कार्बन फ्री है वो वाला एंड होगा। जैसे देखो इसका तो 5 प्राइम एंड तो ऑलरेडी इट इज एंगेज्ड इन मेकिंग बॉन्ड, 3 प्राइम एंड इज ऑल्सो एंगेज्ड, तो इसका कौन सा वाला कार्बन फ्री है? 3 प्राइम वाला कार्बन फ्री है। समझ में आया? और इसका कौन सा वाला कार्बन फ्री है? 5th कार्बन फ्री है ना। तो इसी तरह से जब बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे मैं सिंपल रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट अगेन शुगर। अब ये वाली जो स्ट्रैंड है इसके राइबोस शुगर का 5th कार्बन इज फ्री। फ्री इन द सेंस वो फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बना रहा है। क्यों फॉस्फेट बॉन्ड नहीं बना रहा है? क्योंकि इसका 3rd कार्बन फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है। तो क्योंकि इसका 3rd कार्बन फॉस्फेट बॉन्ड बना रहा है, 5th कार्बन फ्री है। अब दूसरे एंड पे चले जाओ, ये वाली शुगर का कौन सा एंड फ्री है? 3rd कार्बन फ्री है। तो ये पूरे चेन का ये एंड जो है इसको आप 5 प्राइम एंड बोलोगे और ये एंड जो है इसको आप 3 प्राइम एंड बोलोगे। इतना क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब ये वाली स्ट्रैंड में जहां पे 5 प्राइम एंड है, अब मैं दूसरी स्ट्रैंड लिख रही हूं पिंक कलर से। ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट। तो ये वाली ब्रांड स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड के सामने ये वाले शुगर का कौन सा एंड आएगा? 5 प्राइम एंड। 5। और ये वाली स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड के सामने इसका क्या आएगा? आप बताइए। 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम 3। एंड आएगा। तो इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं दोनों की पोलैरिटी अलग है। अगर ये वाला स्ट्रैंड ऐसे जा रहा है तो ये वाला स्ट्रैंड ऐसे आ रहा है, तो वो जो डायरेक्शन है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो हम डिफाइन करेंगे 5 प्राइम और 3 प्राइम को यूज करके। तो इसका 5 प्राइम के सामने इसका 3 प्राइम और इसका 3 प्राइम के सामने इसका 5 प्राइम। तो बेसिकली हम बोलते हैं 2 strands of DNA are running anti-parallel to one another. How are they running? They are running anti-parallel to one another and their polarities are different. समझ में आई ये बात आपको? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. अब हम एक काम करते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये है आपका राइबोस, ये है आपका फॉस्फेट और ये है आपका राइबोस। अब ये राइबोस का 5th कार्बन ये वाले राइबोस के 3rd कार्बन के साथ 2 एस्टर लिंकेजेस बना रहा है, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज, ठीक है। इसी तरह से ये वाला स्ट्रैंड देखो, इसका अगर 5 प्राइम है तो सामने इसका क्या है? 3 प्राइम। इसका 3 प्राइम है तो सामने इसका क्या हो जाएगा? 5 प्राइम हो जाएगा। ओके, सो ये वाला राइबोस और ये वाला राइबोस दोनों एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं मुझे बताओ? हाउ आर दे कनेक्टेड? नाइट्रोजन बेसिस से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो पैरेलली मैं 2 बॉन्डिंग्स की बात कर रही हूँ,
थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ. शुगर, फॉस्फेट, शुगर, अगेन शुगर, फॉस्फेट, शुगर. तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, पर शुगर शुगर के बीच में भी कुछ है. क्या है शुगर शुगर के बीच में? नाइट्रोजन बेसेस है. और अगर यहाँ थाइमिन है तो ये बात फिक्स्ड है कि यहाँ पे एडिनिन ही आएगा. अगर यहाँ पे गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन ही आएगा. और एडिनिन और थाइमिन दोनों आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं. कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड? वो भी फिक्स है. थाइमिन और एडिनिन के बीच में 2 और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में 3. सेम चीज यहाँ पे दिखाई हुई है. थायामीन राइबोस के साथ जुड़ा हुआ है ऑन द फर्स्ट कार्बन. एडिनिन अगेन राइबोस के साथ जुड़ा हुआ है, लेट अस से ऑन द फर्स्ट कार्बन. और एडिनिन और थाइमिन के बीच में कौन से बॉन्ड है बताओ मुझे? विच बॉन्ड इज प्रेजेंट? H bond. Correct. And how many H bond? How many hydrogen bond between adenine and thymine? 2 bond. Very Two good. bonds. और इसी तरह से how many hydrogen bond between guanine and cytosine? 3 H bonds. 3 H bond. अब आप लोग ध्यान से ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये वाला, और इसमें से क्या समझ में नहीं आया मुझे वो बता दो. एक बात खाली ध्यान रखना कि स्ट्रैंड्स की पोलैरिटी है. देखो इसका 5th कार्बन यहाँ है, इसका 5th कार्बन यहाँ है. दोनों के 5 कार्बन दूर है और 3 कार्बन पास में है. ठीक है, जैसे मिरर इमेजेस होती है ना ऑपोजिट वाली, वैसे है ये. इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं. No doubt. No. It is clear to everybody. Can I go to the next slide? Yes. Yes, ma'am. Perfect. चलो. Yes, ma'am. तो दैट इज ऑल अबाउट न्यूक्लिक एसिड. अब हम बात करेंगे प्रोटीन की. थोड़ी थोड़ी बात तो पहले भी कर चुके हैं, फिर से प्रोटीन की बात करेंगे. मुझे बताओ प्रोटीन्स किसके बने हुए हैं? Amino acids. अमाइनो एसिड. दोनों के बीच में बॉन्ड कौन से हैं? Peptide. यस, Peptide bond. Peptide bond. ठीक है. अब अमाइनो एसिड्स को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे. कैसे क्लासिफाई करेंगे? डिपेंडिंग ऑन इट्स केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. ठीक है. अब अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करो. अगर नहीं याद है मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर. कौन से 2 ग्रुप्स प्रेजेंट थे उसमें बताओ? विच 2 ग्रुप्स वेर प्रेजेंट? भूल गए आप लोग? अभी याद आया? व्हाट डू यू सी ऑन द स्क्रीन? R group. Amino acid. करेक्ट, वही दिख रहा है ना स्क्रीन पे. तो देखो Yes. इसमें 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं. कौन से 2 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं बताओ? एक है अमाइनो ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिल ग्रुप. कौन से 2 ग्रुप प्रेजेंट हैं? Amino group and carboxyl group. ठीक है. उसके अलावा और एक ग्रुप प्रेजेंट है जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R. ये R वाला ग्रुप R. कौन सा है? क्या वो बेसिक है, क्या वो एसिडिक है, या क्या वो न्यूट्रल है? डिपेंडिंग अपॉन Basic. हाँ, तो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ R ग्रुप हम अमाइनो एसिड्स को फर्दर क्लासिफाई करेंगे. देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन होता है इसका. ओके, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? प्रोटीन वाली स्लाइड दिख रही है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे देखो, जो अमाइनो एसिड हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. दे कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल. कितने तरह के हो सकते हैं?
एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। अगर उनके पास एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप है, मैं एक्स्ट्रा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एक कार्बोक्सिल ग्रुप तो सबके पास है, उसके अलावा और कार्बोक्सिल ग्रुप है तो वो एसिडिक हो जाएंगे, जिसका एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड। तो इनको हम बोलेंगे एसिडिक अमाइनो एसिड। अगर उनके पास एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप है तो वो बेसिक हो जाएंगे, तो इनको हम बोलेंगे बेसिक अमाइनो एसिड। इसका एग्जाम्पल है लाइसिन। और अगर उनके पास इस तरह का ग्रुप है, किस तरह का ग्रुप, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उनके पास H है या CH3 है या OH है, तो ये ना तो एसिडिक होंगे ना तो बेसिक होंगे, ये हो जाएंगे न्यूट्रल। तो न्यूट्रल का एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रल का एग्जाम्पल है वैलिन। समझ में आया आपको? यस मैम। ग्लाइसिन, वैलिन, ये सारे न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड्स कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसके अलावा कभी कभी एरोमेटिक अमाइनो एसिड हो सकते हैं। एरोमेटिक मतलब उसमें इस तरह की रिंग होगी, ठीक है। तो ऐसे जो रिंग वाले अमाइनो एसिड्स हैं उनको हम बोलेंगे एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। उसके एग्जाम्पल क्या है, टाइरोसिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। समझ आया आपको? यस मैम। Yes. चलो मैं आपको अमाइनो एसिड बोलूंगी, आप मुझे एग्जाम्पल बोलना, ठीक है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड, वैलिन, Valine. एरोमेटिक अमाइनो एसिड, Acidic acid. टाइरोसिन, एसिडिक एसिड, अरे मैंने एरोमेटिक पूछा, एरोमेटिक, टाइरोसिन, 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 फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन। Thyrosin. एसिडिक बताइए। ग्लूटामिक एसिड, Glutamic acid. Glutamic acid, और बेसिक बताइए, बेसिक। लाइसिन, लाइसिन, Lysine. अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई करना है, ध्यान देना। वी हैव सीन कि अमाइनो एसिड में दो ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक है NH2 ग्रुप और एक है COOH ग्रुप। जो NH2 ग्रुप है वो बेसिक है और जो COOH ग्रुप है वो एसिडिक है। तो अमाइनो एसिड कैसा हो गया, अमाइनो एसिड न्यूट्रल हो गया। एम आई राइट? एक एसिडिक ग्रुप एक बेसिक ग्रुप, तो अमाइनो एसिड हो गया न्यूट्रल। लेकिन जैसे जैसे पीएच चेंज होगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होगा। व्हाट इज पीएच? Power of hydrogen. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। पीएच का जो स्केल है वो कहां से कहां तक होता है? 0 to तक होता है। 14, 0 to 14 होता है पीएच स्केल। इसमें न्यूट्रल क्या है? 0 to 7, 7 एसिड होगा और 7 to 14 न्यूट्रल। करेक्ट कार्तिक, 0 to 7 एसिडिक होते हैं। अगर किसी भी सब्सटेंस का पीएच 0 से 7 की रेंज में है तो वो एसिडिक है, और 7 से 14 की रेंज में है तो वो बेसिक है। और अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। अब देखो अमाइनो एसिड कौन से सॉल्यूशन में है उसके हिसाब से वो एसिडिक या बेसिक बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास NH3 था, ठीक है, इसने एक H+ लूज कर दिया तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा। टोटल इसके पास 3H+ है। जैसे जैसे वो प्रोटॉन लूज करेगा या जैसे जैसे वो प्रोटॉन गेन करेगा उसका पीएच चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ये वाला भी ग्रुप है COOH, दिस कैन बिकम COO- and it can donate a proton, or reversible reaction is also possible. It can accept a proton and become COOH. तो वो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा या उसके पास एक अमाइनो ग्रुप रहेगा या दो अमाइनो ग्रुप रहेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये कौन सा सॉल्यूशन है उस पे डिपेंड करेगा। तो अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा इन द सेंस चेंज खाली यहाँ पे आएगा, H+ में चेंज आएगा। सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड कि ये अमाइनो एसिड कैसे हैं, आयोनाइजेबल हैं।
आयोनाइजेबल है मतलब इसके आयंस बन सकते हैं। कैसे आयन बन सकते हैं? NH3 ने एक प्रोटॉन अगर डोनेट कर दिया तो अब ये बन गया NH2 आयन। COOH ने एक प्रोटॉन अगर डोनेट कर दिया तो ये बन गया कार्बोक्सिल आयन। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड के पास है कि दे आर आयोनाइजेबल और उनका उनका स्ट्रक्चर will change as the pH of the solution changes। समझ में आ रही है ये बात? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके अब वो तो मैंने आपको बताई केमिकल स्ट्रक्चर की बात। अब मैं आपको फिजिकल फोल्डिंग बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा अमाइनो एसिड था। ओके तो ये मेरा अमाइनो एसिड था। बहुत सारे अमाइनो एसिड मैंने ज्वाइन कर लिए यूजिंग पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये है मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब ये जो चेन है ये फर्दर फोल्ड करेगी। कैसे फोल्ड करेगी? इसके पास दो चॉइसेस हैं। इट कैन आइदर मेक अल्फा हेलिक्स, इट कैन मेक बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगी, पर अल्फा हेलिक्स ऐसा दिखता है और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। मैं आपको इसके पिक्चर्स भी दिखाऊंगी बाद में। तो ये जो फोल्डिंग हुआ, ये जो अरेंजमेंट हुआ, इसको क्या बोलेंगे? इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। और ये वाला जो था इसको क्या बोलेंगे? इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ये स्टेबलाइज कैसे रहेगा? खुल जाएगा ना वो, अगर कोई बॉन्ड उसको होल्ड नहीं करेगा। सपोज मेरे पास एक धागा है, वो धागे को मैंने गोल 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 घुमा दिया, पर वो वैसा ही नहीं रहेगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी वो फिर से खुल जाएगा। सो टू कीप द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड आपको बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी। कौन से बॉन्ड्स काम आएंगे यहाँ पे? हाइड्रोजन बॉन्ड काम आएंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स which are holding that organization. One is hydrogen bond and the second one is peptide bond. अब पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा देखो। हो सकता है कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप था और यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप था। इन दोनों के बीच में CONH बॉन्ड बन जाएगा और ये जो CONH बॉन्ड इनके बीच में बनेगा इसको हम बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड है और समझो ये अगर फोल्ड हुआ तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी पेप्टाइड बॉन्ड पॉसिबल है। तो जब प्राइमरी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन करेगा? वो स्ट्रक्चर को दो तरह के बॉन्ड स्टेबलाइज करेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आई बात? Yes. अब आगे और फर्दर ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेकेंडरी बॉन्ड से क्या बनेगा? अब टर्शियरी बॉन्ड बनेगा। टर्शियरी बॉन्ड बनाने के लिए और ज्यादा फोल्डिंग होगी। अब वो बॉन्ड को कौन होल्ड करके रखेगा? टर्शियरी स्ट्रक्चर को होल्ड कौन करेगा? देखो तीन तरह के बॉन्ड्स हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, चार तरह के हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो फर्दर जब टर्शियरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन फोल्ड होगा तो ये चारों बॉन्ड्स उसको स्टेबलाइज करके रखेंगे। और इसके आगे भी एक बॉन्डिंग होने वाला है, इसके आगे भी एक फर्दर फोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है जिसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा टर्शियरी प्रोटीन्स एक साथ रहेंगे। अब मैं आपको पहले एक इमेज दिखाती हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। ओके, आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों? कैन यू सी दिस? Yes, Yes. ma'am. ठीक है, तो ये है ना प्राइमरी स्ट्रक्चर है।